गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। हम 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि हम बाद में उसको भी कर लेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। क्या आपको वह कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया है। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। इन प्रश्न के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते छोटे तारे बने कैसे। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की कहानी भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरंभिक सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट का है। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से समृद्ध थे। बाद में 1900 में चैम्बरलेन एवं मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही धीरे धीरे संगठित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हैरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी के तारे होने की बात मानते हैं। ये तर्क द्वैतारथ सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो शिमिट व जर्मनी के कार्ल वाइजास्पर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया, जिसमें विवरण भिन्न था। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलिकण की बनी होती है। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तश्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित समस्याओं को समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट है आधुनिक सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का अर्थ क्या है। एक गुब्बारा लें और उस पर कुछ निशान गुब्बारे को फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। इस प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ। फर्स्ट है, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिन्हें ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर ही स्थित है, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म व तापमान तथा घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक के भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने से आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ आकाशगंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना। हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय एक ही जैसा रहा है। यदि भी ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर है। अब हमने देख लिया पृथ्वी का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण। अब हम देखेंगे कि तारों का निर्माण कैसे हुआ। तो प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एक त्रण हुआ। यदि यही एक त्रण आकाशगंगाओं के विकास के आधार पर बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा जाता है। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ। अब हमें पढ़ना है ग्रहों का निर्माण। ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती है। पहला है तारे। निहारिका के अंदर गैस के गुथित झुंड हैं। इन गुथित झुंड में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड़ का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड़ के चारों तरफ गैस व धूलकणों की घूमती हुई तश्तरी विकसित हुई। नेक्स्ट है अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड़ को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संसर्जन
संसर्जन अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए। संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु हैं। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं को समवर्तित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सौरमंडल। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। निहारिका के सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसे ध्वस्त होने व कोरोन के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य जो हम तारा हैं, 8 ग्रह, 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े, एस्टेरॉइड, धूमकेतु एवं वृहद मात्रा में धूलिकण व गैस हैं। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं क्योंकि वे सूर्य के क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच हैं। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं। और इसका अर्थ है कि यह ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों एवं धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह गैस के बने विशाल ग्रह हैं जो कि जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल होते हैं। हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 6.6 अरब वर्षों पहले एक ही समय में हुआ। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाते हैं। हमारे सौरमंडल से संबंधित कुछ तथ्य बताए गए हैं हम इस टेबल में, जो देख लीजिए आप। सभी ग्रहों की दूरी, घनत्व, अर्धव्यास और उपग्रह कितने हैं किसके पास, वो भी बताया गया है इसमें। जैसे बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है, मंगल के पास 2 हैं, बृहस्पति के पास लगभग 53 हैं, शनि के पास भी 53 हैं लगभग, यूरेनस के पास 27 लगभग और नेपच्यून के पास 13 उपग्रह हैं। इनकी दूरी भी बताई गई है, घनत्व बताया गया है और अर्धव्यास बताया गया है। तो ये आप टेबल में देख लीजिएगा। अब फर्स्ट है पार्थिव ग्रह जनक तारे के रूप में बहुत समीप बने, जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी ना हो सकी। जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई। सेकंड, सौरमंडल सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी अतः पार्थिव ग्रहों से ज्यादा मात्रा में गैस व धूलकण उड़ा ले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई। थर्ड था पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें निकली हुई गैस इन पर रुकी नहीं रह सकी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला ऐसा प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। सन 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंड डबल मतलब बीच से पतला व किनारों से मोटा की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंततः टूट गया। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहाँ आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लैट कहा गया है। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह 1 से 3 गुना बड़े आकार के पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बना। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्षों पहले हुई। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ। क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था तथा कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य होगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के कोण तक जो पदार्थ है वह एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषता है। अब आपको एक आंसर देना है कि पृथ्वी की परतदार संरचना कैसे विकसित हुई। इसका आंसर आप दीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्थलमंडल का विकास। स्थलमंडल का विकास कैसे पढ़ेंगे। ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों का मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणुओं को इकट्ठा होने से ग्रह बने। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहत हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने एवं गलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव्य अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस के रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंतर्गोत्व यह पृथ्वी की परपटी के रूप में विकसित हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थ पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघट के कारण पृथ्वी का तापमान पूरा बढ़ा और फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से करोड़ तक कई परतें पाई जाती है। इसे परपटी, प्रावार, बाह्य कोण एवं आंतरिक कोण। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। इस परत की विशेषताओं का विस्तारपूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। अब आपको एक टेबल दी गई है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें भूवैज्ञानिक काल मापक्रम दिया गया है और
कितने वर्षों में क्या हुआ, इनका कल्प, यान, कल्प, महाकल्प, युग, आयु, ये सब आपको बताए गए हैं इसमें, और क्या क्या घटनाएं घटी ये भी इसमें बताया गया है। सारणी देख ली है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं वायुमंडल व जलमंडल का विकास। तो वायुमंडल का विकास के साथ पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में पढ़ेंगे, बताई गई है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था में अधिकालिक वायुमंडलीय गैसों का हास है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संशोधित किया। प्रारंभिक वायुमंडल, जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ, अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग में बहुत सी गैसें एवं जल वाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जल वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एवं अमोनिया अधिक मात्रा में एवं स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। वह प्रक्रिया जिसे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी का ठंडा होने के कारण साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई। ये हमने पढ़ लिया वायुमंडल की उत्पत्ति। अब हमें पढ़ना है जीवन की उत्पत्ति कैसे। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल जैव अणु बने और उनका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था कि अपने आप को दोहराता था और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में है। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज भी शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। यह कल्पना की जाती है कि इससे पहले लगभग बेसाधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। एक कोशीय जीवाणु से लगभग आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। और भूवैज्ञानिक काल मापक्रम आपको जो सारणी मैंने बताई थी वो भूवैज्ञानिक काल मापक्रम था। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। ये क्वेश्चन आंसर है जो आप करने की कोशिश करिएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।